Hey there, welcome back to Biology with Ansh. I am Ansh Sharma and today I am going to teach you biochemistry of nucleic acids. तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले थोड़ा सा जनरली बात कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड्स जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं। जेनेटिक मटेरियल तो सबको पता है, इट्स अ पीस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाएगी और जो कि डिफाइन करती है एक ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म ए है, उसके पास कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल ब्राउन आईज, वाइट विंग्स। तो ये जो ऑर्गेनिज्म के पास ये जो ट्रेट्स है ना, ये किसकी वजह से हैं? ये अगर ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे को पैदा करेगा या अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो ही इसके पास जो ट्रेट्स हैं वही उसके ऑफस्प्रिंग के पास आए। तो उसके लिए हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। जेनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक इंफॉर्मेशन कैरी ऑन करता है, दैट्स इट। तो अब न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली में होते क्या हैं? ये होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब इसके बारे में अगर मैं ब्रीफ में बात करूं तो ये पॉली का मतलब मैनी और न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे मैं बोलता हूं पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन का बैग है, दैट इज अ पॉलीमर। वो पॉलीमर है जिसका मोनोमर यानी कि लंबी चेन चलती जा रही है, उस चेन का एक सिंगल यूनिट, दैट इज इथीन मॉलिक्यूल। इथीन मॉलिक्यूल है। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड्स आर एक्चुअली में बायोपॉलीमर्स जो कि नेचुरली अकरिंग है। ऐसा बायोपॉलीमर है जिनका मोनोमर न्यूक्लियोटाइड है। तो यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके आगे दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके आगे तीसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, ऐसे चेन बनती चली जाएगी। दैट इज व्हाट न्यूक्लिक एसिड्स आर। ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एंड आरएनए दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह भी एक्ट करते हैं। डीएनए इज एक्सक्लूसिवली जेनेटिक मटेरियल, एक्सक्लूसिवली जेनेटिक मटेरियल। और आरएनए का जो मॉलिक्यूल होता है ना, आरएनए का मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह तो एक्ट करता ही करता है, उसके साथ एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है, यानी कि राइबोजाइम। आरएनए इज अ रादर प्रिमिटिव न्यूक्लिक एसिड जो कि कुछ ही ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्यूबीफेज। क्यूबीफेज एक तरीके का बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज ऐसे टाइप के वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं, क्यूबीफेज। और दूसरा रेटेरोवायरसेस। रेटेरोवायरसेस ऐसे टाइप के वायरस होते हैं जिनके पास आरएनए जीनोम होता है, तो इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसका एग्जांपल हो गया एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरसेस। ऑलराइट, तो ये ब्रीफ बात हो गई इन दोनों के बारे में। ये राइबोजाइम वगैरह के बारे में फाइल टीच सेल चैप्टर, तो उसमें ढंग से बात करेंगे। ये सब तो मैंने वो नॉर्मल जनरली बातें कर ली न्यूक्लिक एसिड्स की। अगर मैं असली बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करूँ ना, तो व्हाट एक्चुअली मेक्स न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड ना, जैसे कि मैंने बोला था कि न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने। और ये न्यूक्लियोटाइड भी असल में एक सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। न्यूक्लियोटाइड भी एक तरीके का लाइक कंबाइंड मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल है। तीन डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो अब उनके बारे में जनरली बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड के पास नाइट्रोजनस बेसिस होता है। नाइट्रोजनस बेसिस एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नाइट्रोजनस बेसिस होने के अलावा इनके पास होते हैं एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, यानी कि शुगर है इनके पास एक। एंड तीसरा इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। तो एक नाइट्रोजनस बेस हो गया, एक शुगर प्रेजेंट हो गई और एक फॉस्फोरिक एसिड।
दो ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलके बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेसिस की मैं बात करूँ तो नाइट्रोजनस बेसिस भी दो टाइप के होते हैं। एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैं बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ ना हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब इस हाइड्रोकार्बन के तो मैनी टाइप्स होते हैं, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे ही नाइट्रोजनस बेसिस के कैटेगरीज हैं प्यूरिन और पिरिमिडीन। अब ये असल में जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड में, दीज आर नॉट प्योर प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, ये भी सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन और सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन है। इसका मतलब ये है जैसे कि अगर मैं टोलुइन और एनिलीन की बात करूं, टोलुइन एंड एलिनिन, तो टोलुइन एक्चुअलिटी में बेंजीन नहीं है, टोलुइन भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, एनिलीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। इसका मतलब कि इनका ऑल्दो द मेन मॉलिक्यूल है बेंजीन ही, लेकिन उसके साथ सब्स्टिट्यूशन हुआ है, उसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स में प्यूरिन और पिरिमिडीन भी नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्रेजेंट होते हैं। इसको मैं छुपा दूं तो ये मेरी प्यूरिन रिंग है, और इसको मैं छुपा दूं ये एल्डिहाइड्स को ग्रुप को, तो ये मेरी प्यूरिन रिंग पिरिमिडीन रिंग है, ठीक है। तो अगर मैं इनको ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे दो तीन चीजें पता चल रही हैं कि एक तो प्यूरिन मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट रिंग्स प्रेजेंट हैं और इसमें सिर्फ एक ही रिंग है, राइट। अब प्यूरिन मॉलिक्यूल में जैसे फॉर एग्जांपल इसी की मैं बात करूं बेंजीन की, बेंजीन में मैंने मिथाइल ग्रुप लगाता हूं तो मेरे को टोलुइन मिलता है, बेंजीन में अगर मैं अमीन ग्रुप लगाता हूं तो मेरे को एनिलीन मिलता है। ऐसे ही प्यूरिन रिंग में मैं सब्स्टिट्यूशन करता चला जाऊंगा तो मुझे डिफरेंट प्यूरिन मिलेंगे, है ना। हमें ये नहीं पढ़ना है बायो के लेवल पे कि किस चीज से रिप्लेसमेंट हो रहा है, हमें उनके सिर्फ नाम पता होने चाहिए। तो प्यूरिन रिंग में जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं उससे दो डिफरेंट प्यूरिन्स मिलते हैं, दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स मिलते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, ऑलराइट। ऐसे ही अगर मैं पिरिमिडीन की बात करूं तो देयर आर 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन जो कि न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं, विच आर थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। इसको याद करने के लिए यह है कि एडेनिन और गुआनिन व्हेनेवर यू आर थिंकिंग अबाउट इट भी ना, तो एडेनिन एंड गुआनिन साथ में याद करो, उससे याद रहेगा कि वो प्यूरिन है पहले वाला। एडेनिन गुआनिन पहले वाला प्यूरिन है, फिर बाकी जो 3 बचे वो पिरिमिडीन है, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। अब ये भी ना पांचों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं कभी भी। एडेनिन मॉलिक्यूल और गुआनिन मॉलिक्यूल और साइटोसिन मॉलिक्यूल हमेशा प्रेजेंट होंगे, डीएनए की बात करूं या मैं आरएनए की बात करूं। और ये भी तो चेंजेस है ना, ये डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल के बेसिस पर है। थाइमीन और यूरासिल, असल में थाइमीन भी एक तरीके से सब्स्टिट्यूटेड यूरासिल है। ये जो मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए ना, दीज आर नॉट प्योर प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, ये भी मैंने एडेनिन का मॉलिक्यूल बनाया है, एंड दिस इज माय यूरासिल, ऑलराइट। तो यूरासिल से थाइमीन बनता है, यूरासिल में भी फर्दर अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूं, थाइमीन होता है 5 मिथाइल यूरासिल, ऑलराइट। तो अगर मैं यूरासिल के मॉलिक्यूल में भी सब्स्टिट्यूशन कर दूं, फर्दर सब्स्टिट्यूशन, तो उससे बनता है मेरा थाइमीन मॉलिक्यूल, ऑलराइट। इट्स वेरी सिंपल। नाइट्रोजनस बेसिस है प्यूरिन, पिरिमिडीन, प्यूरिन भी पिरिमिडीन भी ये सिंपल नहीं एग्जिस्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड है ये। प्यूरिन रिंग में 2 डिफरेंट रिंग होती हैं और इनके एग्जांपल्स हैं एडेनिन एंड गुआनिन। पिरिमिडीन में एक सिंगल रिंग होती है पिरिमिडीन की, इसमें थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। इसमें से एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन हमेशा प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लिक एसिड होगा तो हमेशा ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन थाइमीन और यूरासिल एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे की जगह पे, ठीक है। यूरासिल मॉलिक्यूल मेरे पास प्रेजेंट होगा आरएनए में और थाइमीन मॉलिक्यूल मेरे पास प्रेजेंट होगा डीएनए में। ये जो मिथाइलेशन है ना, 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ जाता है, इसकी वजह से असल में थाइमीन इज मोर स्टेबल, it confers stability. Thymine is more stable than uracil due to this 5 methyl molecule.
ऑलराइट, तो थाइमिन इज एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक एडवांस्ड यूरासिल है और एडवांस वाला डीएनए में ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि डीएनए एक्चुअली इवॉल्व हुआ था आरएनए से, इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए ओनली, है ना। तो इस वजह से थाइमिन में बेटर प्रेजेंट होता है। अब नाइट्रोजन बेसिस करते तो नहीं है, लेट्स टॉक अबाउट द शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस। ऑलराइट, न्यूक्लिक एसिड्स में जो शुगर प्रेजेंट होती है ना, दो टाइप की शुगर प्रेजेंट होंगी, लेकिन जो मेन स्केलेटल मॉलिक्यूल है ना वो फिर से सेम है। और ये जो शुगर भी डिफरेंट है ना, ये भी आरएनए और डीएनए के लिए अलग है। मैं बोलता हूं आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो एक्चुअलिटी में ये शुगर है ना, ये राइबोस है, राइबोस। राइबोस शुगर होने की वजह से ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसमें शुगर होती है डीऑक्सी राइबोस, उसकी वजह से उसकी वजह से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो व्हाट एक्चुअली मेक्स द डिफरेंस हियर, अब मैं आरएनए मॉलिक्यूल को बनाऊं अगर HOH 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 CH2OH, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। ठीक है, HOH HOH, इधर CH2OH। तो इधर ना ये जो सेकंड कार्बन पे OH मॉलिक्यूल है ना, इसको मैं फ्री OH बोलता हूं, है ना, ये फ्री मॉलिक्यूल है इधर। अब अगर मैं इस OH मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दूं ना हाइड्रोजन से, तो वही डीऑक्सी हो गया। डीऑक्सी का मतलब क्या हुआ, डीऑक्सी वर्ड का मतलब क्या हुआ, डीऑक्सी मतलब नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन। कहाँ नो ऑक्सीजन, सेकंड कार्बन पे नो ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई दिस इज डीऑक्सी राइबोस एंड दिस इज राइबोस ओनली। ठीक है, ये डीएनए में प्रेजेंट होगा, ये आरएनए में प्रेजेंट होगा। दैट इज ऑल शुगर्स के बारे में। फास्फोरिक एसिड की बात करते हैं। फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H3PO4, इधर PO, इसकी 5 की होती है टोटल, 1 2, दिस इज द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें भी ना न्यूक्लिक एसिड्स में मैंने न्यूक्लियोटाइड की बात करी थी, अब देयर आर डिफरेंट डिस्टिंक्शंस, है ना। अगर नाइट्रोजनस बेस और कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एग्जिस्ट करेगा तो मैं उसको बोलूंगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड इज नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, NB प्लस शुगर, एंड न्यूक्लियोटाइड आएगा अब एक और, न्यूक्लियोटाइड, जिसके ही पॉलीमराइजेशन से डीएनए और आरएनए बनेगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, यही सेम न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, इट्स दैट सिंपल। न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फास्फोरिक एसिड ऐड कर दूं तो उसको मैं बोलूंगा न्यूक्लियोटाइड। अब इन दोनों का ना केमिकली व्हाट इज इट, केमिकली क्या बनाते हैं, मतलब इनका रिएक्शन होके कैसे बनता है, ठीक है, अब उसको देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं इन दोनों का। न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल बना के दिखाता हूं अब मैं। न्यूक्लियोसाइड जैसे कि मैंने बोला था कि नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा, दूसरा शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड का जनरली बना देता हूं, मैं आरएनए के लिए बना रहा हूं अभी, ये हो गई मेरी राइबोस शुगर, ये OH H, सेकेंड कार्बन पे फ्री OH प्रेजेंट है, HOH, एंड इधर है CH2OH, फिफ्थ कार्बन, 1 2 3 4 5, है ना। अब ये जो राइबोस है नाइट्रोजनस बेस होएगा, इधर नाइट्रोजनस बेस अब मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ इधर। फॉर एग्जांपल एडेनिन आ गया, इसके एडेनिन के ये जो एडेनिन है, एडेनिन का एक नाइट्रोजन से, एडेनिन में नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, नाइट्रोजन के और कार्बन जो फर्स्ट कार्बन है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है ना, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, इन दोनों के बीच में ही बॉन्ड बनता है। इसको मैं बोलता हूं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इससे मॉलिक्यूल बनेगा राइबोस, एडेनिन, फ्री OH एट सेकेंड पोजीशन और CH2OH।
अब इस मॉलिक्यूल को मैं नाम जो दूंगा ना, दैट इज एडेनिन, सॉरी एडेनिन इधर है, न्यूक्लियोसाइड को मैं जो नाम दूंगा वो होगा एडिनोसिन, एडेनोसिन, ठीक है। तो इट्स दैट सिंपल कि एक शुगर मॉलिक्यूल है, राइबोस शुगर है, इधर राइबोस शुगर रिएक्ट किया एडेनिन के नाइट्रोजन से, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब चाहे वो प्यूरिन हो चाहे वो पिरिमिडिन हो, लेकिन नाइट्रोजन से ही रिएक्ट करेगा, और एन न्यूक्लियोसिडिक लिंकेज बनती है फर्स्ट कार्बन के साथ। ये फर्स्ट कार्बन है, उसके साथ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी और एडेनिन इधर अटैच हो जाएगा, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड को मैं नॉमेनक्लेचर की बात करता हूँ, न्यूक्लियोटाइड बाद में। इसके नॉमेनक्लेचर की मैं बात करूं कि अगर तो मेरे पास प्यूरिन रिंग अटैच है तो मैं न्यूक्लियोसाइड को बोलूंगा एडिनोसिन एंड गुआनोसिन, एडिनोसिन एंड गुआनोसिन। तो जो प्यूरिन है, प्यूरिन का जो नेम है एडेनिन, एडेनिन को मैं एडिनोसिन, ये जो NiNe है ना, इसको मैं रिमूव कर दूंगा और ओसिन से ऐड कर दूंगा, ठीक है। ग्वानिन, INE हटा दिया लास्ट का, ग्वानोसिन। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस में कि आइडेंटिफाई विच इज अ प्यूरिन या विच इज अ पिरिमिडिन, ठीक है। अब पिरिमिडिन की मैं बात करूं तो पिरिमिडिन्स में थाइमिडीन, साइटिडीन एंड यूरिडीन। थाइमिन था, साइटोसिन था। ये जो फर्स्ट के वर्ड्स है ना, फर्स्ट या फिर मतलब कि थाइमीन था, थाइमीन। ये जो लास्ट का INE है ना, इसको हटा के ईडीन से रिप्लेस करता हूं मैं। साइटोसिन था, ओसिन को रिमूव किया और ईडीन लगा दिया। यूरासिल था, एसिल को हटा के और ईडीन लगा दिया। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, साइटिडीन एंड यूरिडीन, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब अगर मैं न्यूक्लियोसाइड को ना फर्दर एक्सटेंड करूं तो मैं न्यूक्लियोटाइड बना सकता हूं इससे। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अब न्यूक्लियोटाइड बनता है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होना चाहिए, शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए और फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। अब मुझे ऑलरेडी पता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर को साथ में मैं न्यूक्लियोसाइड बोलता हूं। तो अगर मैं न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड को ज्वाइन करूं तो आई गेट अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड बनाता हूं मैं एक, वही एडिनोसिन का मॉलिक्यूल ही, एडेनिन, फ्री OH, क्योंकि मैं अभी एडिनोसिन बना रहा हूं। ऑल्सो अगर ये मैं राइबोस की जगह डीऑक्सीराइबोस शुगर लेता यानी कि DNA में अगर मैं बात करूं ना, तो इसको मैं एडिनोसिन की जगह में डीऑक्सी एडिनोसिन बोलूंगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी थाइमिडीन, ऐसे होता है, ठीक है। इधर मेरे पास CH2OH है, फिफ्थ कार्बन एंड फर्स्ट कार्बन। ये जो फिफ्थ कार्बन के पास OH ग्रुप है ना, फॉस्फोरिक एसिड इससे रिएक्ट करता है, ऐसे होता है ना, PO, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। तो ये OH और इसका H ये वाटर लिबरेट कर देंगे, -H2, वाटर लिबरेट कर दिया तो इनके बीच में ना लिंकेज बन जाएगा। एडेनिन, सेकेंड पे फ्री OH, इधर CH2, इधर O, इधर P, डबल बॉन्ड O, OH, न्यूक्लियोटाइड। क्या बना ये मेरा? एडिनाइलिक एसिड। दिस इज माई न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड में लिंकेज में डिफाइन कर देता हूं। ये मेरा फर्स्ट कार्बन था, दिस इज माई फिफ्थ कार्बन।
फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो लिंकेज बनेगा दैट इज माय एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो फिफ्थ कार्बन और फास्फोरिक एसिड के बीच का ये जो बॉन्ड है ना, एसिड है और एल्कोहल है। एसिड और एल्कोहल के बीच में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बॉन्ड को बोलते हैं उसको बोलते हैं एस्टर। कौन सा एसिड है? फास्फोरिक एसिड है। तो दिस इज माय फिफ्थ कार्बन पे फास्फो एस्टर बॉन्ड। 5' फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। डीएनए मॉलिक्यूल या आरएनए मॉलिक्यूल में बोलता हूँ ना स्ट्रैंड के पास पोलैरिटी क्या है, ये मैं बोल देता हूँ 5' है, ये मैं बोल देता हूँ 3' है। हाँ, ये मेरा 5' है, ये मेरा 3' है। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल के डीएनए स्ट्रैंड में 5' बोलता हूँ ना मैं, वो 5' असल में यही ये जो फ्री OH ये फ्री फॉस्फोरिक एसिड है ना, इसी को मैं बोलता हूँ। ठीक है। और इधर ये जो मेरे पास एक OH भी बचेगा ना, अब जब मैं न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करा देता हूँ पहले, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन की बात करता हूँ। अब ये मेरे पास शुगर मॉलिक्यूल था ना, एक सेकेंड, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास शुगर है CH2OH, ये है ग्वानिन, दिस इज व्हाट ग्वानोसिन। इधर OH भी प्रेजेंट है इसके पास। फिर इधर एडेनिन, दिस इज एडिनोसिन, एडिनोसिन OH CH2। इधर O था, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है ना इधर, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है इधर, OH एंड OH। तो फॉस्फोरिक एसिड ने इधर, दिस इज माय 5' फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है ना, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब ये जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है ना इधर का, ये इसके साथ भी बनाएगा, वही सेम डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने के बाद इसका ये जो O था ये ऐसे ज्वाइन कर जाएगा, इधर बन गया 5', ये हो गया 3'। तो अब इसको कलेक्टिवली मैं क्या बोलूंगा, 3' is to 5' फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। ऊपर वाले का थर्ड कार्बन, नीचे वाले का फिफ्थ कार्बन, फॉस्फोरिक एसिड है और 2 एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज वाई 3' to 5' फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। दैट सिंपल। अब ये हो गया, ये जो है ना, अब ये इसको मैं बोल दूंगा डाइन्यूक्लियोटाइड। ग्वानोसिन एडिनोसिन एक दूसरे से लिंक हो गए, ग्वानोसिन एडिनोसिन, एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, 3 होंगे, ट्राइन्यूक्लियोटाइड, चलते चले जाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है। दिस इज माय बॉन्डिंग इसमें। अब मैं नॉमेनक्लेचर की बात कर लेता हूँ न्यूक्लियोटाइड्स की, जैसे न्यूक्लियोसाइड्स की नॉमेनक्लेचर की बात करी थी मैंने। न्यूक्लियोटाइड नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले मैं प्यूरिन की बात करूँ ना, प्यूरिन में होगा एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड यानी कि एडेनिन का मॉलिक्यूल प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि एडिनोसिन प्लस फॉस्फोरिक एसिड एडिनाइलिक एसिड, देन ग्वानाइलिक एसिड। ग्वानाइलिक एसिड पिरिमिडीन में थाइमिडाइलिक एसिड, डाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स में। इसका कंपैरिजन करा देता हूं एक बार में। ये न्यूक्लियोटाइड है,
इधर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, एडेनाइलिक एसिड, एडिनोसिन, एडिनोसिन, ग्वेनाइलिक एसिड, ग्वेनोसिन, है ना, थाइमिडाइलिक एसिड, थाइमिडीन, साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडीन। इस पे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही सारे। यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडीन, है ना। अब मैंने पॉलीमराइजेशन तो बता दिया डाइन्यूक्लियोटाइड तक, अब एक बार पॉलीन्यूक्लियोटाइड का भी देख लेते हैं सिंपल स्ट्रक्चर। अगर मैं आरएनए मॉलिक्यूल की बात करूं ना, आरएनए में मैं बोलता हूं कि ऐसे सिंगल एक स्ट्रैंड है मेरे पास, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास 5' है और ये मेरे पास 3' है। तो अगर मैं इसको एक्चुअलिटी में देखूं ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो दिस इज माय शुगर। इधर इसके 5th कार्बन पे ऊपर एक फ्री फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होगा 5th कार्बन पे, है ना। इधर शुगर के साथ कुछ भी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हो सकता है। फिर इधर इसके 3rd कार्बन पे फिर से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा, फॉस्फोएस्टर। फिर ऐसे 5th पे 5' इधर है, शुगर, 5' नाइट्रोजनस बेस, ऐसे ये चलता चला जाएगा। इसके फिर से 3' पे ये OH, ये नीचे इधर OH, ये ऐसे चलती चली जाएगी चेन। तो अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है, अगर मैं इनको थोड़ा और आगे करके बताऊं ना, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, शुगर मोइटी, शुगर मॉलिक्यूल, मोइटी मतलब की बॉडी, शुगर मॉलिक्यूल, और ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ना, इस रीजन को मैं बोलता हूं दिस इज माई बैकबोन, बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड का बैकबोन बनाते हैं, जिसके अंदर से नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स, है ना। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। अब इधर का ये जो फ्री डैश, ये जो फ्री फॉस्फोरिक एसिड है ना, इसका ये जो OH है ग्रुप प्रेजेंट, इसी को मैं 5' बोल देता हूँ। और ये जो इधर अगर ये लास्ट मेरा, अगर मैं इसको लास्ट बना देता हूँ, 3' एंड पे फॉर एग्जांपल लास्ट OH है, इसके नीचे कोई फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये जो फ्री OH मॉलिक्यूल होगा ना, सॉरी जो फ्री OH ग्रुप होगा ना, इसको मैं बोलता हूँ 3' एंड ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड। 5' एंड 3' एंड बैकबोन हो गई शुगर फॉस्फेट की, बैकबोन है शुगर प्लस फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट की, और नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। ये मेरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लिक एसिड्स का। अब मैं बात करता हूँ डीएनए के डबल हेलिक्स की, डबल हेलिक्स मॉडल, है ना। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ ना डीएनए की, तो इट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। नाउ ये जो वाटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया है ना, दिस इजंट देयर ओन वर्क, मतलब इन्होंने ही कंट्रीब्यूट नहीं किया है इसके लिए। इनका ये जो हाइपोथेसिस था ना डबल हेलिक्स की, डीएनए एक तरीके का डबल हेलिक्स है कि 2 स्ट्रैंड्स रन करते हैं एक दूसरे के साथ, ये जो अजम्पशन था इट वाज बेस्ड अपॉन 2 चीजें, दैट वाज एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा बाय रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। तो इन दोनों का जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा था, एक तो ये, और दूसरा was Shargav's रूल। नाउ Shargav's रूल क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में डिटेल में बात करूं तो Shargav's रूल एक तरीके से ये स्टेट करता है कि जितना प्यूरिन कंटेंट है डीएनए में और जितना pyrimidine कंटेंट है एक डीएनए में, दैट वुड रिमेन द सेम। प्यूरिन एंड pyrimidine कंटेंट वुड रिमेन द सेम होता है। अब हमें एक और प्रिंसिपल के बारे में पता है जो कि है कॉम्प्लीमेंटारिटी ऑफ बेसिस।
कॉम्प्लीमेंटारिटी ऑफ बेसिस, वही जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल में प्रोजेक्ट आउट करते हैं बैकबोन से, उनके बीच में कॉम्प्लीमेंटारिटी होती है। इसका मतलब क्या है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनमें। इतने सारे बॉन्ड पहले ही हो गए थे। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ बनता है? फर्स्ट कार्बन पे। फिर फॉस्फोरस से बॉन्ड कहाँ बनता है? फिफ्थ भी बन सकता है, थर्ड बन सकता है। अब अगर मैं दो फॉस्फोरस बॉन्ड की बात करूं तो 5' to 3' फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड हो गया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, है ना। नाइट्रोजनस बेसिस में भी प्यूरिन हमेशा एक पिरिमिडीन से बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसी की वजह से प्यूरिन और पिरिमिडीन कंटेंट एक न्यूक्लिक एसिड में सेम होता है। प्यूरिन में भी एडेनिन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ या फिर यूरासिल के साथ, डिपेंडिंग अपॉन डीएनए है कि आरएनए है, और वो भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। वो मैं प्यूरिन और पिरिमिडीन एक साथ नहीं कर रहा था तो इस वजह से। ग्वानिन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, ठीक है। तो दिस इज माय कॉम्प्लीमेंटारिटी का प्रिंसिपल, दिस इज माय शार्गस रूल। एंड यही जो कॉम्प्लीमेंटारिटी का प्रिंसिपल है ना, दिस इज वन ऑफ द हॉलमार्क्स इज लाइक इट्स द मेन आइडिया डबल हेलिक्स के पीछे, एंड इट इज द रीजन व्हाई डबल हेलिक्स वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड वन डीएनए के लिए, ठीक है। डबल हेलिक्स के बारे में तो मैंने बता दिया कि हाउ इट वाज बेस्ड अपॉन। अब मैं एक्चुअलिटी में बात करता हूँ कि डीएनए जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, डीएनए डबल हेलिक्स, इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या थे। सबसे पहले तो डबल हेलिक्स ने डिफाइन किया था डीएनए के डायमेंशंस, वो भी बी डीएनए के डायमेंशंस बताए थे। असल में ना बहुत सारे डीएनए होते हैं, हम जो बात करते हैं ना एट नीट के लेवल पर, दैट इज ओनली बी डीएनए। इसको ऐसे दो बोला था कि दो स्ट्रैंड्स हैं, एंटी पैरेलल रन करती हैं, यानी कि अगर एक मेरे पास स्ट्रैंड है, ये जो 5' to 3' स्ट्रैंड कर रही है, दूसरी वाली जो स्ट्रैंड होगी दैट वुड रन 3' to 5', दैट इज दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। सबसे पहले तो एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब ये जो बैकबोन हो गई, इस बैकबोन में से निकलेंगे बेस बॉन्ड बनाएंगे, तो इसको मैं बोलता हूं बेस पेयर। वही कॉम्प्लीमेंटारिटी को मैं बेस पेयरिंग बोलता हूं डीएनए में। तो अब एक डीएनए का ये जो टर्न है ना, एक जो टर्न है डीएनए का, एक जो पिच है डीएनए का, उसमें मेरे पास ये ना 10 बेस पे प्रेजेंट होते हैं। 10 बेस पे प्रेजेंट है इसमें, एक टर्न में, एक सिंगल टर्न में। इसमें 10 बेस पे प्रेजेंट होंगे, और ये जो पूरा टर्न है ना, इसका जो लेंथ होगा दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम। और एक बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम है 10 बेस पेयर के लिए, तो एक बेस पेयर का डिस्टेंस होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दीज आर द डायमेंशंस, इसको ऐसे याद करना है। 34 एंगस्ट्रॉम एक पूरे टर्न के लिए, 3.4 एंगस्ट्रॉम एक सिंगल बेस पेयर के लिए। ऑल्सो अब अगर मैं एंगुलर डिस्टेंस की बात करूँ तो मेरा हो गया, एंगुलर डिस्टेंस की मैं बात करूँ ना, तो एक पूरा जो टर्न होता है, वन टर्न इस पूरा 360 डिग्री एक बेस पेयर बनने पे, क्योंकि डीएनए का मॉलिक्यूल इज नॉट ऐसे सीधा, ऐसे टर्न लेता है वो भी, दैट इज राइट हैंडेड कर्ल है। ये राइट हैंड फैशन में इट इज वर्ल्ड, ऐसे ऐसे टर्न। फिर दूसरी स्ट्रैंड आ गई, एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन कर रहे हैं। इसमें ये 360 है, एक के ऊपर एक ना ये बेसिस स्टैक्ड होते हैं, और वो भी 10 टर्न हो गए तो 36 डिग्री। एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से 36 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पर प्रेजेंट होता है, और ये 10 होते हैं ऐसे, तो ये कंप्लीट 360 कंप्लीट सर्कल। इसको मैं इधर से देख रहा हूँ ना,
तो ये मुझे ऐसे स्ट्रैंड दिखेंगे। अगर इसको मैं ऊपर से देखूंगा ऐसे, अगर ये मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ डीएनए, ये मेरा डीएनए का मॉलिक्यूल है, इधर से मेरे को ये स्ट्रैंड दिखेगा, बट अगर मैं ऊपर से देखूंगा ना ऐसे, तो दिस इज एक्चुअली अ सर्कल। 360 डिग्री कंप्लीट कर रहा है। एक टर्न में 10 बेस पेयर्स हैं, एक बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है, पूरे के पूरे टर्न में 34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है, एक टर्न में 360 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस है, 10 टर्न्स में 36 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज मेरा डीएनए का डबल हेलिक्स का ये डायमेंशंस। अब मैं बात करता हूं कि डीएनए मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी कैसे मिलती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अजम्पशंस ऑफ डबल हेलिक्स। ये दूसरा पोस्टुलेट है ना, इट टॉक्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जो आरएनए का मॉलिक्यूल है ना, इट इज रादर वेरी प्रोन टू म्यूटेशंस। अब म्यूटेशंस क्या होते हैं ना, म्यूटेशन इज लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है या आरएनए का मॉलिक्यूल है, इसमें कोड चल रहा है मेरा ATGC, बैकबोन थी, बैकबोन में से ये नाइट्रोजनस बेस प्रोजेक्ट आउट कर रहे हैं। यही जो नाइट्रोजनस बेस है ना, असल में इन्हीं का मेन काम होता है। वो जो शुगर और फॉस्फेट है ना, वो तो सिर्फ बैकबोन की तरह काम करते हैं। पूरा जो इन्फॉर्मेशन रीडिंग चलती है, यानी कि डीएनए को दोबारा डीएनए बनाना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है, ट्रांसलेशन करना है, रेप्लिकेशन करना है डीएनए का, यानी कि दोबारा डीएनए बनाना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है, एमआरएनए बनाना है, फिर उस एमआरएनए से प्रोटीन बनाना है। तो ये सब जो काम है ना, ये जो कोड है, ये हम बेस इनका नाइट्रोजनस बेसिस का ही कोड लेते हैं। तो अगर ये फॉर एग्जांपल ना, ये कोड मेरा चेंज हो गया, ATGC की जगह मैंने कर दिया AAGG, ये म्यूटेशन है। लेकिन अगर मैं ATGC की जगह ना ATTT, या फिर फॉर एग्जांपल एक भी हुआ, एक सिंगल भी मेरे पास नाइट्रोजनस बेस चेंज हो गया ना, दैट इज म्यूटेशन। और म्यूटेशंस आर वेरी फ्रीक्वेंट इन आरएनए। अब म्यूटेशन का काम क्या है? एवोल्यूशन। So when I talk about evolution ना, molecular level पे evolutions are nothing but change in the nucleic acid, जो जीनोम है, जीनोम यानी कि हैप्लॉइड कंटेंट एक ऑर्गेनिज्म में, तो उसके अंदर ये जो नाइट्रोजनस बेसिस का कोड चल रहा है, उसके अंदर के चेंजेस है ना, दैट आर फ्रूटफुल, और या फिर जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज एवोल्यूशन। एक सिंगल डिफरेंट स्पीशीज में बन रहे हैं, तो उसका रीजन म्यूटेशन ही है। अब म्यूटेशन होता है आरएनए में बहुत ही ज़्यादा हाई डिग्री पे। जैसे कि मैं राइनो वायरस की बात करूं, तो राइनो वायरस होता है जैसे कोल्ड होता है, और इवन कोरोना वायरस के इतने सारे वेरिएंट्स हैं। द रीजन बिहाइंड इज आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आरएनए मॉलिक्यूल ऑफ